बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। ऐसा लगता है कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों की तहलील का कहा गया था, उसमें तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान की तरफ से जब यह ऐलान हुआ कि पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी, उसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वज़रा और अरकान के अंदर इख्तिलाफ़ात हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है, उसकी जानिब से मुसलसल इस किस्म की बातें और धमकियाँ सामने आती हैं कि अब एक नई तारीख आ गई कि 20 दिसंबर तक अगर हमें तारीख नहीं मिलती तो हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बता दिया है कि अगर वो हुकूमत में हैं तो उन्हें कुछ वक्त चाहिए अपने काम मुकम्मल करवाने के लिए, लिहाजा फौरी तौर पर तो असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों में हुकूमत का जो एतमाद है उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने वाले बने। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम सब मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स कन्वेंशंस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो हुकूमत ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी ताकत या मसल दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ सियासी सतह पर जो मामलात हैं, मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें हैं, उसमें भी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि आज कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस आने की दावत दी है और उनका यह कहना है कि जो तमाम चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं मुल्क को, उन चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए पार्लियामान ही असल फोरम है। वहाँ पे इस्लाहात भी हो सकती हैं, बातचीत भी हो सकती हैं, कानून साजी भी हो सकती है और मामलात को आगे ले जाया जा सकता है। दूसरी तरफ लंदन के अंदर भी जो सियासी मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी है। चौधरी सालिक हुसैन ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से वहाँ पर भी मुलाकात की है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम खबर यह है कि जो डेली मेल ने पहले माफ़ी का कहा था और माफ़ी ऑनलाइन एडिशन में उन्होंने शाया की थी मियां शहबाज शरीफ साहब पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, अब उन्होंने वो जो माफ़ी है उसको जो अपना प्रिंट एडिशन है उसमें भी शाया कर दिया है। ये अहम डेवलपमेंट है। अब मुल्क की सियासत और मुमकिना तौर पर क्या इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ये में ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आगा इकरार हारून साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तज्ज़ियाकार कंवर दिलशाद साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। अज़हर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे क्योंकि खबर असल में आपके पास ताज़ा खबर आई है कि प्रिंट एडिशन में भी अब शाया हो गया है ये माफ़ीनामा, और ये कितनी अहम डेवलपमेंट है? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। लंदन में ये एक जो डेली मेल ऑन संडे है जिसमें ये स्टोरी शाया हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके फैमिली के अरकान के हवाले से, तो जो मुआहदा तय पाया और जो डेली मेल ने ये तस्लीम किया कि ये खबर गलत थी, झूठी थी, जिसकी उन्होंने ऑनलाइन एडिशन में पहले उन्होंने माफी छापी। तो आज क्योंकि मेल ऑन संडे था, आज संडे वाले दिन जब मेल ऑन संडे छपा है तो उसमें सफ़ा 2 पर ये माफीनामा बाकायदा तौर पर मौजूद है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से शायद ये कहा जा रहा था कि कोई किसी खास हिस्से पे किसी खास वजह की जो स्टोरी की कोई खास जो लाइंस है उन पे माफी मांगी गई है। ऐसी बात नहीं है, पूरी स्टोरी पे माफी मांगी गई है। ना सिर्फ माफी मांगी गई है बल्कि पूरी की पूरी स्टोरी कहीं भी मेल ऑन संडे के अलावा पूरी दुनिया में जिस वेबसाइट पे भी वो कैरी हुई है उस पे से भी ये जिम्मेदारी मेल ऑन संडे ने ली है कि वो उसको हटवाएंगे और उसमें हटवाने का अमल जारी है। तो ये एक मुकम्मल जो माफीनामा है वो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से शाया हुआ है प्रिंट एडिशन में। सबसे बड़ा अखबार है यहाँ पे और लाखों कापियां उसकी यहाँ पे बिकती हैं। तो आज मेल ऑन संडे ने बाकायदा तौर पर ये बात, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से भी है कि मेल ऑन संडे के खिलाफ पहले भी काफी केसेस हुए, उन्होंने पहले माफी भी मांगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इस माफीनामे को, क्योंकि एक वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, एक
न्यूक्लियर स्टेट के वजीर आजम है, तो इसको यहाँ पर बड़ी अहमियत दी जा रही है कि जो पहले झूठी खबर छापी गई थी, आज उसकी तरदीद और माफी मांग ली गई। जी ठीक जावेद साहब। ठीक है, ठीक है आगा साहब, जाहिर है ये एक अहम पेशरफ्त है। हमने ये देखा कि किस तरह से इस खबर को बनाया गया और किस तरह से इसको तरतीब दिया गया, और उसके बाद ये हम अहम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि पहले उन्होंने ऑनलाइन एडिशन में माफ़ी चाही और उसके बाद अब प्रिंट एडिशन में भी आ चुका है। लेकिन ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और इस तरह के एक तो इल्ज़ामात लगा के एक बयानिया बनाया गया, लेकिन उसमें हमने देखा कि जर्नलिस्ट को भी मैनेज किया गया और उनको एक्सेस दिया गया। नैब के जो मुलजमान हैं, जो मुजरमान हैं, जो कैद में थे, उनको एक्सेस दिया गया, उनसे बात करवाई गई और इसमें खुद साबिका हुकूमत इन्वॉल्व थी। जी, बहुत अच्छी बात आपने की है और आपने अपने ही सवाल का जवाब खुद ही इस पर दे दिया है कि ये किस किस्म का सिस्टम है। इसमें दो बातें जावेद साहब ज़हन में रखिए। एक तो ये जो माफ़ी मांगी गई है, ये आप हुस्न इत्तफाक कह लें, को इंसिडेंस कह लें, कि वो पोस्ट 27 या 29 नवंबर को मांगी गई है, ठीक, जबकि चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं। और 2019 की जो खबर है उसकी माफ़ी 2022 में 3 साल के बाद मांगी गई, जबकि उसकी अगर आप हेडलाइन देखें ना, क्योंकि खबर आप छोड़ें, अभी कोई भी रीडर अगर उसकी हेडलाइन पढ़े तो वो परेशान हो जाता है कि एक 9 अल्फाज की हेडलाइन में एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया था, पोस्टर बॉय, और स्टील जो लफ्ज़ है उसको कैपिटल लिखा गया था। यानी कि जो हेडलाइन है वो मुंह से कहती थी कि ये स्टोरी जो है वो लोडेड है, इफ इट इज नॉट कॉन्कॉटेड और फैब्रिकेटेड। ठीक, लोडेड तो वो उसकी हेडलाइन बता देती थी। अब बात ये है कि वो, जैसे कि आपने कहा, पीटीआई गवर्नमेंट ने मैनेज किया, खबर लगी, 3 साल तक वो खबर रही। पीटीआई ने जितना उसका इस्तेमाल करना था किया, जितना रगेदना था रगेदा, और फिर 27 नवंबर गुजरता है, फिर 29 नवंबर गुजरता है, और फिर उसके बाद ये खबर जो है वो डाउन कर दी जाती है। तो देखना ये है कि सारे सिस्टम में, कि हमारा पहले ख्याल था कि मीडिया सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है, और आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे जैसे जो जर्नलिस्ट है इंग्लिश जर्नलिज्म के, उन तो हम तो देखा करते हैं यूके के, यानी कि बीइंग ए कॉलोनियल माइंड सेट कह लें या कुछ कह लें, हमने तो हमेशा ये यूके का जो मीडिया था उसको अपना रोल मॉडल समझा था। लेकिन मैं किसी एक और मीडिया का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनकी भी अब हमने देखा कि ऊपर नीचे, एक अपॉलॉजी तो एक और यूके के मीडिया ने 27 साल के बाद की है। 27 साल एक खानदान, उनकी 2 बच्चों को यानी कि दिमागी तौर पे बस यानी कि बेसकून रख के 27 साल बाद माफी मांगी गई है। ये अपना डेली अपना जो है अपना मेल ने 3 साल के बाद माफी मांगी है। और जैसे कि आपने कहा है कि आप स्टोरी को गौर से पढ़े, आपको सब लगता है कि एवरीथिंग वाज मैनेज्ड, ठीक है। और मुझे तो इस बात, अच्छा मुझे दुख भी है, यानी कि अजहर साहब को मैं चाहूंगा कि वो वहां पे है, वो उस पर कमेंट करे अगर मैं गलत हूं या मुझे मेरी रहनुमाई करे। मुझे तो इसने जो इवन जो अपॉलॉजी के अंदर एक लफ्ज लिखा है, मुझे उस पर भी बहुत दुख हुआ है कि वी आर प्लीज टू अपॉलोजाइज फॉर दिस एरर। हाउ कैन बी एन एरर? आई मीन, आप उसकी हेडलाइन देखें, क्या वो एरर है? आपने कैसे अपना इजाजत दे दी है कि अपने एडिटर को अब हेडलाइन के बीच में पोस्टर बॉय का एडजेक्टिव इस्तेमाल करने पर, फॉर दी देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? ये तो मैं इसको एरर नहीं मानता हूं। इट वॉज ऑल कुक्ड, ऑल फैब्रिकेटेड, ऑल डिजाइंड एंड लोडेड। और उसका हमें ये चाहिए, अजहर साहब जैसे लोगों को चाहिए कि जो बात मेरे ज़हन में अगर ये गलत नहीं है तो ये इनको चाहिए, जो वहां पे मीडिया पाकिस्तानी बैठा है उसको कम से कम उस चीज को देखे और उसको प्रमोट करे कि कितनी बड़ी ज्यादती की है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। सही, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये अजहर साहब से मैं पॉइंट ले लूं तो फिर मैं कंवर साहब की तरफ जाता हूं। अजहर साहब, ये आप रिस्पॉन्ड करिएगा आगा साहब को, लेकिन ये भी बताइएगा कि जिस टाइम का जिक्र हो रहा था उसमें तो शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला भी नहीं थे। देखें, मैं इस जो सारी स्टोरी है ना, इसकी बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है। इसमें मैं तो बल्कि कहूंगा एज ए जर्नलिस्ट के डेली मेल को भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इसमें जो मुबैना तौर पर जो अब तक जो शवाहिद आते हैं वो ये हैं कि इसमें तो शहजाद अकबर साहब ने ये स्टोरी, जो फेक नाम निहाद फैक्ट्स थे, वो डेली मेल के जो रिपोर्टर हैं डेविड रोज को, उनको झांसे में फंसाया, क्योंकि हुकूमत ही इनकी तहरीके इंसाफ की, शहजाद अकबर साहब सो कॉल्ड एहतसाब कमीशन के सरबराह थे, उन्होंने उससे मुलाकात करके डेविड रोज को उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ये फैक्ट्स हैं,
वो उसको लेके गए इस्लामाबाद, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई। रिपोर्टर, जारी बात है मैं भी एक रिपोर्टर हूं, तो मुझे अगर कोई बड़ा स्कोप नजर आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर काम करूं, लेकिन गलती ये हो गई डेविड रोज से कि उसने एक साइड की स्टोरी जो ली। शहजाद अकबर साहब उसको जेलों के अंदर लेके गए, उन्हें जो एक नैब ने जाली केस बनाया हुआ था वो दिखाया, लोगों के जो जाली इंटरव्यूज थे वो करवाए गए। उस सारे मामले में शहजाद अकबर साहब मुबैना तौर पर उन्होंने डेविड रोज को फंसा के ये स्टोरी करवाई। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर किए गए। तो ये एक इंतकाम की क्लासिक मिसाल थी कि एक साबिक वजीर आला उसको डिफेम करने के लिए, और वो भी देखें किसने किया, DFID के फंड्स जो कि पाकिस्तान में आम गरीब लोगों की इमदाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका बुरा असर इस हद तक पड़ना था अगर ये क्लियर ना होती कि पाकिस्तान की इमदाद पे पाबंदी लग सकती, क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकारी इमदाद जो जाती है, ये डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसमें बड़े सख्त चेक्स है। तो इसका इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये शहबाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। वो तो अल्लाह के करने ये हुआ कि ये सारे मामला झूठे निकले, कोई भी इसके उसके फौरन बाद क्लैरिफिकेशन DFID ने भी की। तो मामला ये है कि ये तो एक जो डेली मेल तो 4 दफा से माफी मांगने को तैयार था, उन्होंने इतना टाइम लिया इसकी क्लैरिफिकेशन पे। तो ये हमने यहाँ पे जितना हमारा रोल था हम उस पर किरदार अदा करते रहे हैं। और इसके अलावा ये भी एक बड़ा फैसला था शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने इनके खिलाफ केस करने का फैसला किया। बड़े रिसोर्सेज में चाहिए होते तो वो अगर सच ना होती तो शायद वो उनका मुकदमे का सामना ना करते। ठीक है कंवर साहब, ये मामलात यानी जो मुल्की मामलात थे वो इस तरह गुज़श्ता चंद सालों में चलते रहे कि लोगों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि इसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को हो सकता है, लेकिन अपनी सियासत के लिए मामलात को इस तरह से मैनेज करते गए। देखा जी, हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी डिटेल गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन हम तो मुख्तसर अर्ज ये करेंगे कि ये बहुत ही शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की रियासत के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। उसका नुकसान ये पहुँचा कि जो हमारे जो डॉलर्स हैं, जो हमारे मुल्क में ज़लज़ला आए, सैलाब आए, तो जो डॉलर ममालिक हैं वो उसको पाकिस्तान को इसलिए इमदाद नहीं देंगे कि यहाँ तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामला चलते रहते हैं। अब ये मामला तो हो गया, माफीनामा भी हो गया, मादरत भी कर ली, लेकिन नुकसान जो पाकिस्तान को पहुंचना था वो पहुंच चुका है। इसका एक ही हाल है इस नुकसान के इजाले के लिए कि शहजाद अकबर को इंटरपोल के जरिए तलब करके उसको सजा दी जाए, उसको 25 साल की सजा दी जाए, और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ साजिश करने के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको सजा दी जाए। लेकिन यहाँ ये कुछ नहीं होना। यहाँ हर पैनल में हर जगह पर चाहिए 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 करके जो हमारे वज़रा हैं जिनके हाथ में अथॉरिटी है, जो इंटरपोल के जरिए तलब कर सकते हैं, उसके खानदान को गिरफ्तार कर सकते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कुछ कार नहीं होना। क्योंकि हमारे मुल्क में एक खास बन गया, मुल्क का वज़ीर दिफा ये कह रहा है हाँ जी उस नुकसान पहुँचा दिया है, नुकसान पहुँचा दिया है, वज़ीर दाखिला कहता है नुकसान पहुँचा दिया है। भाई आपके हाथ में ताकत है, रिट ऑफ द पावर है आपके पास। हमारी अदलिया तो ठीक है, अदलिया ने तो पाकिस्तान की स्टेट को धर्म भ्रम कर देना है, उन्होंने तो फैसले अपनी धर्म पॉलिसी तैयार करनी है कि जनाब ये बड़े मकबूल हैं, ये तो शेख मुजीबुर रहमान से भी 10 गुना मकबूल हैं, हम कुछ नहीं कहते, ये तो खानदानी मामला है, ये निजी मामला है। तो हमारी अदलिया ने तो पाकिस्तान के नुकसान पहुँचाया है, नुकसान पहुँचाया है, इसलिए कि उन्होंने कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं की। बस अपने वो हालात देखते हैं कि कौन सा अच्छा ब्यूटी पार्लर तैयार होकर आया है, उसके हक में फैसला दे देंगे, और बाकी जो फैसले जो गरीब लोग हैं बेचारे उनको तो अपने नजदीक भी नहीं आने देंगे, कोर्ट के नजदीक भी नहीं आने देंगे। तो ये सारे मामले बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि स्टेट खतरे में पड़ गई है। अब ये सब जो लोग हैं इंटरपोल के जरिए तलब किया जाए, नहीं तलब किया गया। अब जो गोगी है वो क्या पीती का शोरबा, उसको भी आज तक 8 महीने गवर्नमेंट हो गई है, उनको तलब नहीं कर सकी। इसी तरह से जो मामले उस्मान बुज़दार ने जो पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट को तबाह बर्बाद किया, जिसमें परवेज इलाही साहब भी इतराफ़ कर चुके हैं कि 3.5 साल में उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बड़ा गर्क कर दिया, जिसको नाबूद कर दिया, तो कोई कार्रवाई नहीं। वो अपने मजे से अपने हुकूमत में शामिल तो नहीं है, लेकिन बड़ा अपने मजे से कर रहे हैं, ना कोई फौरन गिरफ्तारी है, फौरन गिरफ्तारी होती तो हमारी अदालतें
उनके घर में बैठे बिठाए पहुंचा देती है जी आपको, तो आपने उस पर इतना जारी कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान के स्टेट को देखना पड़ेगा, जिनके हाथ में पाकिस्तान की ताकत है, पावर है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको देखना पड़ेगा जनाब कि हमारी अदलिया क्या कर रही है। अदलिया जो है फैसले नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अदलिया ने जरपाल बनाया हुआ है, इधर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसले का अपना समाज जारी करता है, चंद घंटों में हुक्म इतनाई जारी हो जाता है कि आप सुनने के मिजाज ही नहीं है। कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो नाहिल करार देने के मुकम्मल इख्तियारात का हामिल है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक नए ताज़ा तरीन जो अदलिया आई हुई है वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो किसी को नहीं सजा दे सकती, तो ना तो वो सेक्शन 10 के तहत कार्रवाई कर सकती है, ना वो किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सजा दे सकती है, ना किसी रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर सकती है। ये कंवर साहब, अभी जाहिर है कि ये जो पार्टी चेयरमैनशिप के हटाने का अमल भी शुरू हो गया है तहरीक इंसाफ के इमरान खान को, ये जो मामला है ये आपको अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो जाहिर है वो हुकूमत को और जो PDM है उसको चैलेंज तो करते हैं, लेकिन उन्हें भी तो कानूनी मामलात का अब सामना करना होगा ना। देखिए जी, बड़ी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज तक 6-7 महीने से पहले, 1-1.5 साल से जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन के बारे में शदीद किस्म का तस्दीक अमेज गुफ्तगू कर रहे हैं। आज ये गुफ्तगू अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह दी जाए तो वो आर्टिकल 184 के तहत कार्रवाई हो जाएगी आज खुद। लेकिन वो ये नहीं महसूस हो रहा है एक आईनी इदारा जिसके इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर हैं, जिनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, उनके सरबराहों के बारे में कैसे कैसे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं तलब कर सकती? जब इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब किया तो हमारी 6 अदालतों ने हुक्म इतलाई जारी कर दिया कि आप सुनने के मिजाज ही नहीं है। तो उन अदालतों को जजों से पूछा जाए, अगर तुम्हें वो गालियां निकाले, तुम्हारी माँ बहन को गालियां निकाले, तो फिर क्या बर्दाश्त कर लेंगे आप? तो अब चीफ इलेक्शन कमीशन को इतनी शदीद गालियां निकाल दी जा रही है, कमीना, बददियानत, मैंने ऐसा बददियानत सब चीजें देखा दुनिया भर में, इस तरह की जो रिमार्क्स दी जा रहे हैं। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट सोई पड़ी हुई है? सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती हमारे एक आईनी इदारे के सरबराह को बेइज्जती की जा रही है, वो तो खुद तो एक्शन लेने से मजाज नहीं है, लेकिन हम तो एक्शन ले रहे ना, वो नहीं ले रहे। उसको उसकी जबान दराज हुई है, उसको कोई जबान काटने वाला नहीं पैदा हुआ आज तक। हमारी अदलिया का काम है ना कि पूछे अभी क्या बात है मिस्टर इमरान खान, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है? तो ये सारी बातें इलेक्शन को तलब कर ले अगर, तो आपने कहा ये बददियानत है, तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछे कि मिस्टर इमरान खान आप बताएं कि बददियानती की मिसाल दें, तो सबूत पेश करें, क्या कौन सी बददियानती आपके साथ की है, कौन से मामला तैयार किया, और ना सबूत कर सके उसको ताहिल करके बाद फेंके उसको, पर नहीं करेगी। ये बड़ी अहम आपने बात की, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कंवर साहब कि आप सबूत तो दे नहीं पा रहे, इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप सबूत दें कि क्या बददियानती की है। ये जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें अगर तहरीक इंसाफ नशिस्तें जीती हैं तो कहाँ पे क्या ऐसी बददियानती हुई है कि जिसका आप बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं? मामलात जो हैं वो ऐसा लगता है कि खुद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, जो एक कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है असम्बलियों की तहलील के हवाले से। मेरी ज़रा इससे मुख्तलिफ राय है। आप ये देखें कि जैसे कि दिलशाद साहब कह रहे थे कि अभी हमें रियासत ऑपरेटिव नज़र नहीं आ रही है इमरान खान के खिलाफ। ये भी जो इमरान खान का जो एक केस हुआ वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया, और वो जो भेजा है सेशन कोर्ट में वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने भेजा है, क्योंकि वो एक अपना क्रिमिनल प्रोसीजर उसके ऊपर होना है, इसलिए वो सेशन कोर्ट में भेजा है। अदरवाइज आप ये देखें कि इमरान खान साहब को चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हीं के डिस्क्वालीफाई करता है, फिर एक तरफ स्टेटमेंट आ जाती है कि जाएं जी अगला इलेक्शन लड़ लें, और वो इलेक्शन लड़ भी देते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन को मेरे ख्याल में 4 दिन या 6 दिन की टोटल थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिलशाद साहब की जो बातें कर रहे हैं मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तो मैं भी महसूस करता हूँ कि रियासत पता नहीं क्यों किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। इमरान खान जो मर्जी कह दे किसी भी अदारे को, किसी शख्स को, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। तो होगा क्या? आप अगर मुझे ये कह सकते हैं, 2 स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी हम इसलिए नहीं अपना हुकूमत हाथ डालती है कि लोग कहेंगे कि जी ये सियासी इंतकाम है, एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि शायद हुकूमत इसलिए नहीं हाथ डालती है, कहते हैं कि बोलता तो बोलता रहे। लेकिन जावेद साहब, ट्रिकल डाउन होती है ये चीज़ नीचे तक, जब एक शख्स
अब्यूज करता है किसी अदारे को या अदारों को या शख्स को या अशखास को, तो फिर उसकी ट्रिकल डाउन नीचे तक होती है। सड़क पे कोई खड़ा आदमी भी जो है वो अदारों की इज्जत नहीं करेगा। ये रियासत की जिम्मेदारी है अदारों की इज्जत करवाना। मैं और आप नहीं करवा सकते हैं, ना ही दिलशाद साहब जाके करवा सकते हैं, ना ही अजहर भाई जाके करवा सकते हैं। तो रियासत मुझे अदारों की इज्जत करवाते नजर नहीं आ रही है, वरना ये शख्स अभी बाहर ना होता। ये आप दुरुस्त रुकता है अजहर जावेद साहब। ये यही बात जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे बैठ के करते हैं, और उन्होंने अभी 2 रोज़ पहले जो आपसे गुफ्तगू की, उन्होंने उस वक्त भी यही जिक्र किया कि एहतिसाब का जो निज़ाम है वो एक सियासतदान को या एक ख़ास जमात को या एक ख़ास ख़ानदान को एक तरह से डील करता है, दूसरे लोगों को वो दूसरी तरह से डील करता है। और मियां साहब ने यह जिक्र किया कि वो 10,000 दिरहम का जो मामला था, जो तनख्वाह न लेने पे उनको नाअहल किया गया था, तो वहाँ तो इतनी बड़ी सज़ा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो है मामलात इस तरह होते हैं कि वो कुछ भी कह दें, रियासत के किसी भी शख्सियत पर वो इल्ज़ाम लगा दें। जी जावेद साहब, ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में जो लाडलापन है वो गुज़िश्ता 5-6 साल में इतना ज्यादा दिखाया गया और अब अभी तक वो जारी है। उसी कुछ पहले कोई और था, अभी किसी और के लाडले हैं। तो उस सारे मामले में वज़ीर-ए-आज़म साहब से, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, उनसे मेरी तकरीबन 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई और उसमें काफी बातें हुई, कुछ काफी ज्यादा जो थी ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ बाकी जो एक हिस्सा ऑन द रिकॉर्ड है वो आपने देखा भी होगा। तो जो नवाज शरीफ साहब है वो, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि वो टोटल अग्रेसिव मूड में, अगर आप जो पिछले 5-6 साल उन पे बीते हैं, उन्होंने पहले भी कुछ अर्सा पहले भी एक तफसीली गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने बताया कि उनके खानदान पे क्या मजालिम हुए, पनामा की आड़ में कैसे उनको एहतसाब का निशाना बनाया गया, कैसे उनको और उनकी बेटी को अदालतों के चक्कर लगवाए गए, कैसे मैनेज करके उनको सजाएं दिलवाई गई, और जब वो उनको यहाँ तक कहा गया कि वो पाकिस्तान ना आए तो उनके केसेस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि वो जुलाई 2018 में इंतखाबात से पहले अपनी बेटी के हमरा जेल जाने के लिए वापस आए। तो इस सारे मामले पे वो दुखी इसलिए होते हैं कि जब उनको एक फर्जी तनख्वाह पे नाअहल कर दिया गया, तो अब जो तोशाखाने के मामलात हैं वो सबके सामने हैं। वो ये कहते हैं कि, और इससे अलावा वो कहते हैं कि 50 अरब रुपए के और दीगर मामलात भी हैं जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो क्यों नहीं इन पे जो मामलात हैं वो आगे किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद स्लो है। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर हम देखें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो नाम दिया गया, एक टेलीवाइज खिताब था, उसकी अभी मैं देख रहा था ऑनलाइन कि कितने लोगों ने देखा, तो उसकी जो अफादियत है उनके अल्फाज की, जो इमरान खान साहब है वो खोते जा रहे हैं। पहले जो वो बताते होते हैं कि 60,000 के करीब लोग एक चैनल से उनका खिताब सुन रहे थे, वो अब 2,500 से 3,000 था। तो दूसरी चीज ये हुई है कि वो फिजल आउट हुआ है। उनकी जो कहे हुए अल्फाज हैं, लोगों ने कहा इतना झूठ बोला गया है, इतना झूठ बोला गया है कि वो झूठ अब अपनी अफादियत खो रहे हैं। अब कोलो फेल में तजाद इतना आ गया है कि घड़ी में वो कहते हैं जी कि मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं या ये जो बेचूं या ना बेचूं। भाई खुदा का वास्ता है, आप सरबराह ममलिकत के तौर पे आपको वो घड़ी मिली थी, वो इमरान खान को नहीं मिली थी, वो वजीर आजम पाकिस्तान को मिली थी। एक दोस्त मुल्क ने वो घड़ी बतौर तोहफा, एक हदिया वो दिया था, और आप उसको लेके चले, आपने ले ली, लेकिन वो आपके अपने लिए ली थी। आप उसको बाजारों में वो पाकिस्तान की इज्जत नीलाम करते रहे। वो पाकिस्तान की इज्जत थी वो घड़ी, जो आपने दुबई के बाजार में कोड़ियों के भाव बेच दी। उसकी तो बल्कि और ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी। कोई आपको तोहफा देता है तो आप उसको बेचते नहीं है। ये तो रियासत पाकिस्तान का तोहफा। तो अजहर साहब, इनकी अपनी तो जो टॉलरेंस है उसका ये हाल है कि आप जरा बेहतरी इस बात को बता पाएंगे कि बैरिस्टर वहीदुर रहमान जो कि यूके के अंदर डेली मेल के मामले में मियां शहबाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे इनके पीटीआई के, उनको इस बुनियाद पे हटा दिया गया है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? जावेद साहब, बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां साहब लंदन का एक बड़ा मोतबर नाम है, बहुत बड़े अच्छे वकील हैं। उनकी लॉ फर्म के तकरीबन 30,000 से ज्यादा उनके जो क्लाइंट्स हैं, और ये पिछले 15-16 साल से मैं खुद उनको देख रहा हूं कि पीटीआई के वो हरावल दस्ते में शामिल है।
जब इमरान खान कुछ भी नहीं थे, सिर्फ सेलिब्रिटी थे, जब वो यहाँ आते होते थे, जब 100 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता था, तब मियां वहीदुर रहमान आगे आके इनके ऊपर जो अपने फंक्शंस करवाने में अपना पैसा लगाते थे, अपना वक्त देते थे। वो इतने पीटीआई लंदन के वो मुंतखब सदर रह चुके हैं 3 दफा। इसके अलावा अब उनको ओवरसीज चैप्टर का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया था, सिर्फ इस वजह से कि इमरान अली यूसुफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म के दामाद हैं, उनकी फर्म ने उनका मुकदमा लड़ा। आपने किसी डॉक्टर को अगर जाते हैं और उसको पता लगता है कि ये तहरीक इंसाफ का और वो उसका इलाज करने से मना करते कि क्या ये डॉक्टर की एथिक्स होंगी? इसी तरह वो एक वकील है, उनके पास ये तो बल्कि खुशी की बात होनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ के लिए कि तहरीक इंसाफ में इतना मोतबर आदमी है कि उसका सियासी मुखालिफ उसके पास इंसाफ लेने के लिए आ रहा है। लेकिन इन्होंने उल्टा किया कि बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां को निकाल ही दिया पार्टी से, उनको ओहदे से हटा दिया कि सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको इंसाफ लेने में क्यों मदद की। बैरिस्टर वहीदुर रहमान ने उनमें बैरिस्टर जो इमरान यूसुफ साहब हैं उनका मुकदमा लड़के उनको इंसाफ दिलवाया, बल्कि वो तो अभी आगे और जाना चाह रहे थे। वो समझते थे कि हम जीत सकते हैं मुकम्मल तौर पे केस लड़के। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसमें दोगलेपन को सामने लाया गया है। बैरिस्टर वहीदुर रहमान को जाने से पार्टी को नुकसान होगा। यहाँ पे वो 16 साल से अपनी जो जगह है, अपना ऑफिस है, वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक बिल्कुल अफसोसनाक अमर है कि टॉलरेंस नहीं रही पार्टियों में एक दूसरे के हवाले से। ठीक है, ठीक है। कंवर साहब आप फरमाइएगा कि ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको कुछ भी नहीं मिला और मेरी घड़ी मिल गई, मेरी घड़ी थी, मेरी अपनी मर्जी है, ये जो बयान है आप इसको किस पैराए में देखते हैं? ये जेब देता है एक साबिक वजीर आजम को इस तरह बात करते हुए? मेरा सवाल किया? जी कंवर साहब आपसे किया। अच्छा, गुजारिश ये है कि ठीक है वो इमरान खान साहब तशरीफ अपने उसको तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन अदालतों में केस चला गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, कल जो है हमारे सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तोशा खान के हवाले से जो रेफरेंस आया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, उसकी कार्रवाई बाकायदा शुरू हो चुकी है। कल तीसरी समाअत मुगालमत जारी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि तोशा खान के मामला में इमरान खान जो है वो बदनवानी के मुर्तकब है वो साबित हो चुके हैं, यानी करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में वो आ चुके हैं, जिसका उर्दू में तर्जमा ये होगा कि बदनवानी के जुमरे में आ चुके हैं। तो इस लिहाज से उनको आर्टिकल 63(1) के तहत उनको नाअहल भी करार दिया। और अब उनके खिलाफ केस जो है वो सेशन कोर्ट में चला गया है। वो हमारा सेक्शन है, कानून है, कानून के मुताबिक होता है कि इस तरह के जो करप्ट प्रैक्टिस में जो मुर्तकब हो जाए तो उनका केस आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवा दें तो वो फैसला करेंगे। तो वो अब डिस्ट्रिक्ट सेशन में बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी है और हमें नजर आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक आईनी इदारा है, स्टेटस भी हाई कोर्ट के बराबर है, उनकी पूरी जजमेंट भी है, सबूत भी साथ लगा दिए उन्होंने, कैबिनेट सेक्रेटरी के भी लगा दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सबूत भी लगा दिए हैं। तो ये सारे अब वहाँ केस बाकायदा समाअत जारी है। और इसी तरह से जो दुबई के जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं उमर फारूक जो है, उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर इस्तदा की है कि अगर मुझे अदालत तलब करेगी तो मैं तमाम वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर दूंगा जो मेरे पास पहुंचेगी। या घड़ी मेरे पास मौजूद है जिसकी कि मालियत 1 अरब 70 करोड़ है, तो मैंने सिर्फ $20 लाख में जो है फौत कर दी, इमरान खान की बोगी को दे दी जो भी उनकी वाइफ की दोस्त थी। तो ये सारे मामला तो बड़े सीरियस हैं। अब यहाँ एक और बड़ा मामला है कि ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है, अदलिया भी उनको काम नहीं करने दे रही, हर स्टेप के ऊपर हुक्म इत्मीनाई जारी हो रहा है, लेकिन इस बहाने में भी वो काम तो कर रहे हैं। अब अगर एक और बड़ी अहम बात है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है अगर आर्टिकल 173 के तहत इमरान खान को 3 साल की सजा ना भी दे तो आगे उसको लिखा हुआ या 3 साल की सजा या 1000 रुपये जुर्माना। कोई मामूली बात नहीं है, 1000 रुपये तो बहुत मामूली बात है, लेकिन वो चूंकि मुजरम साबित हो गया ना, जब जुर्म हो गया, मुजरम साबित हो गया तो फिर सेक्शन इसी का 232 के तहत वो 5 साल की रिहाई हो जाएगी। 1 रुपया भी अगर जुर्माना कर दे अदालत तो वो भी एक जुर्म साबित हो गया है। तब जब जुर्म साबित हो जाए तो फिर वो इलेक्शन के लिए भी नायब और आइंदा 5 साल के लिए भी नायब हो सकते हैं। सजा ना दें, जेल ना भेजें, सिर्फ 1000 रुपये जुर्माने की जो पावर है सेशन जज को वही दे दें
तो वो नाहल हो गए। तो ये उनको पता है इमरान खान साहब को कि मैं नाहलियत के दरवाजे पर पहुंच चुका हूँ। एक तौहीन इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा सीरियस केस है। आज भी जो उन्होंने बुरा भला कहा है उस पर भी हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से तमाम रिकॉर्डिंग तलब कर ली है। तो वो उनके खिलाफ सारे केसेस जमा हो रहे हैं। जब इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी फरमाई तो उनको ये कहा गया कि आप तौहीन इलेक्शन जो है वो आप अपना मुकदमा जारी रखें, समाज जारी रखें। तो वो भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। वो 13 तारीख को वो भी नोटिस जारी हो जाएगी। नोटिस किया हुआ है, समाज जारी है। अब अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन में उनको सजा देने के भी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 10 के तहत और आर्टिकल 204 के तहत मुकम्मल हासिल है। अब वो सजा दे देते हैं मिसाल के तौर पर, तो मिसाल हमने एक मिसाल के तौर पर सजा दे देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएंगे इमरान खान साहब। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है वो पूछेंगे मिस्टर इमरान खान, हम तो 8 महीने से इलेक्शन कमीशन के बारे में आपके तमाम कलमात इरशादात सुन रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट साथ लगा दिए जो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपके ख्यालात हैं, तो आप तो कंटेम्प्ट में आ चुके हैं। आप हमारे पास क्या रिलीफ लेने आए हैं? तो ये इमरान खान को पता है कि मैं मुकदमात में गिर चुका हूँ। तो वो इस बचने के लिए वो इलेक्शन कमीशन की ज़ातियात पर हमला कर रहे हैं ताकि वो अपने वोटरों को, अपने हामियों को ये कह सकें ये इलेक्शन कमीशन तो मेरे बारे में बड़ा मुतासर था, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दे दी। लेकिन सजा देने के बाद इनकी पार्टी सारी तितर बितर हो जानी है। वो उनके पास कौन से वो मुजीबुर रहमान के साथी हैं जो आखिर दम तो उनके पास खड़े रहे। तो वो तो आप चंद दिनों की बात है। ये तो कन्वर्शन मुस्लिम लीग की तरह जो है अयूब खान ने इक़्तिदार छोड़ा, सारी कन्वर्शन मुस्लिम लीग बिखर गई, पता ही नहीं चला किधर गई कन्वर्शन मुस्लिम लीग। तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में होती आई है। इमरान खान साहब को इदराक है, पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें देख कर वो एक किस्म के बेताबी का मुजाहरा कर रहे हैं। और एक मैं आखिर में अर्ज करूं, बाकी हमारे दोस्तों की अच्छी बात चल रही है। इमरान खान बार बार कहते जी मैंने असेंबली डिसॉल्व कर देनी है, सूबाई असेंबली पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। तो आज इमरान खान को एहसास नहीं हुआ कि तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पर, आधे पेज पर इश्तिहार छपा हुआ है जिसमें परवेज इलाही साहब ने 726 अरब रुपए जो है वो जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, गुजरात, सियालकोट, अपना ये जो है मंडी बाउद्दीन, इनके इजला में तकसीम कर दिया है 726 अरब रुपया। और फिर लिखा है कि ये कायदे पंजाब ने ये किया। उसने इमरान खान का नाम नहीं लिया, दूसरे परवेज इलाही साहब ने मैं अपने कायद के हुक्म पर दे रहा हूँ, अपने नाम से कहा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो आप बताइए कि आप 726 अरब रुपया तकसीम कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। वो तो असेंबली डिसॉल्व होनी कोई नहीं है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हो रही है ना पंजाब की हो रही है। तो उनको अपने पता नहीं कि मेरे हाथ से तो तब निकल गई है डोरी पतंग की तरह। तो ये सब चीजें उनको नजर आनी चाहिए। परवेज इलाही साहब का इश्तिहार भी पड़ा आज इमरान खान साहब ने, उनका जिक्र ही नहीं है इमरान खान साहब का, पार्टी के चेयरमैन है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं आगा साहब। हम बात भी कर रहे थे कि 726 अरब रुपए का तो जिक्र करें कंवर साहब, जिसमें 100 अरब जो हैं वो तमाम के तमाम गुजरात डिवीजन को उन्होंने दे दिए हैं, जिसमें 4 अजला हैं और बाकी जो सूबे हैं जिनमें ज़्यादा इलाके हैं, जो जनूबी पंजाब है, उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। पूरे के पूरे वसाइल उन्होंने वहाँ झोंक दी हैं। देखिए मैं इसके बारे में मेरी एक पॉलिटिकल राय होगी, शायद आप उसको पसंद ना करें। हर चीफ मिनिस्टर का ये हक है कि वो जहां चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे खर्च करे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब 2 तरीके होते हैं, या तो वो सोचे वाकई कि किस एरिया को ज़्यादा पैसे चाहिए जिसके मसाइल है, जैसे कि आपने सैलाब की बात की, और दूसरा वो सोचे कि उसने पॉलिटिकल गेन्स क्या करने हैं। इस पर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल गेन्स ही हमेशा सोचे जाते हैं, समझे जाते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा मेरी एक इसमें राय रही है कि 2000 जो ये 22 और 23 का बजट है, ये एक्चुअली जो रिलीज आके होता है ना, आपको पता है नवंबर दिसंबर में ना, यानी कि बजट अनाउंस हो जाता है 31 को, लेकिन रिलीज जो होती है वो अक्टूबर के बाद, ये नवंबर में शुरू होती है। तो मुझे बताएं कि इतनी बेवकूफ़ है अपना PML या उनके चीफ मिनिस्टर साहब कि 2022-23 का बजट इस्तेमाल करने के बगैर ही असेंबली तोड़ के वो घर चले जाए। अच्छा, फिर वो मुझे एक बात बताइए कि वो 2023 और 24 का बजट भी क्यों ना इस्तेमाल करें, जो उनका हक बनता है जून में आने वाला। देखिए पॉलिटिकली आपको अगर बुज़दार साहब ने नहीं कोई डेवलपमेंट की अपने इलाके में, साउथ पंजाब में, तो उनकी मर्जी थी। उनके मसाइल ही कुछ और थे। उनके मसाइल वो बेसिकली वो फराग गोगी के और मुर्शद साहब के मामला से निकल ही नहीं पाए।
तो अब अगर चीफ मिनिस्टर एक आया है जो कि अपना गुजरात का है, सेंट्रल पंजाब का है, तो वो सेंट्रल पंजाब में पैसे लगाएगा। ये मैं आपको साफ बताऊं, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। 34 साल से हम यही देख रहे हैं, कोई नया तजर्बा नहीं हो रहा है। देखना ये है कि जैसे दिलशाद साहब ने कहा है कि इमरान खान को सोचना चाहिए कि उसकी पॉलिटिकल लेवरेज कौन इस्तेमाल कर रहा है। वो डेफिनेटली वही करेंगे जो चीफ मिनिस्टर है, चाहे उनके पास 14 वोट हो या 4 वोट हो या 16 वोट हो। यानी कि टेक्निकली दिलशाद साहब ये कहना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब यानी कि परवेज इलाही साहब बेसिकली मेजोरिटी तो उनके पास पीटीआई के लोगों की है, लेकिन वो अपने एक ग्रुप होने की वजह से वो तमाम जो रिसोर्सेज है पंजाब के वो अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें इमरान खान का नाम भी नहीं लिख रहे हैं। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल रियलिटी है, ये इमरान खान को देखनी चाहिए। एक बात मैं इसमें और जरूर कहूंगा, दिलशाद साहब यानी कि हमसे ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये जो केसेस आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब केसेस में गिरे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इमरान खान का जो थाना कचहरी का जो सतारा है ना, वो बहुत ताकतवर है। हो सकता है कि कोई उन्हें कह दे कि जनाब ठीक है, आपने वो अपना हितक की थी और डेफिमेशन की थी उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन कोई बात नहीं, हम माफी शाफी मांग ले, मामला ठीक हो जाएंगे। तो हो सकता है माफी मांग भी लेंगे और फिर बच के निकल जाए। भाई एक रास्ता एक खुला रहता है उनके लिए, वो हमने देख लिया है। यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो और फिर एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में इलेक्शन चलने चला गया हो और ये कहा गया हो कि 5 साल पूरे हो गए। अच्छा, हो सकता है कि इवन जब सेशन कोर्ट भी करे इन्हें डिस्क्वालीफाई, हो सकता है कि इमरान साहब फिर किसी और कोर्ट में चले जाए और वो कोर्ट ये कहे कि सिंस के ये केस 5 साल पुराना है, सिंस के वो 5 साल पूरे हो चुके हुए हैं, तो ठीक है, ये 5 साल उस 5 साल पर डिस्क्वालीफाई था, आगे इलेक्शन चलें। सपोजिशंस की तो बात हो रही है, सपोजिशंस की बात हो रही है। अब अजहर जावेद साहब आप बताइएगा कि यहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और सब ने कहा, जो अहम लीडरशिप है, कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। वहाँ पर ज़ाहिर है आपकी भी बात होती है मियां साहब से, क्या सूरत हाल है? कुछ तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं? लग रहा है कि वो जल्द आने वाले हैं पाकिस्तान? जी जावेद साहब, वो तो चाहते हैं कि वो आज शाम को ही आ जाए। जब लास्ट फ्राइडे को भी उनसे मुलाकात हुई तो इस पे जब बाद में कहते यार मेरा तो दिल करता मैं कल पहुंच जाऊं, ठीक है, ये वो तो इस हद तक तैयार है। एक चीज जो मैं आपको इसमें पॉलिटिकल फायदे की या पॉलिटिकल टाइमिंग की वो बड़ी अहमियत है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आते कब है। आने को वो कल भी आ जाए, लेकिन आगे करेंगे क्या? हुकूमत तो उनकी चल रही है, वजीर आजम उनका भाई है। जो भी बर्डन आता है, जो भी फैसले होते हैं हुकूमत के, क्योंकि इकोनॉमिकली तो इस वक्त मसाइल का सामना है और जिसको हल करने के लिए सब लोग ये लगे हुए हैं और काफी हद तक चीजें बेहतर होने की उम्मीद भी है। मैं सिर्फ एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल से पहले पीटीआई का कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। इसी तरह उसकी मकबूलियत सबसे नीचे थी, लेकिन उसके बाद एक मसनूई हवा भरी गई। उसमें जो वो अब साइफर के मामले पे लोगों से झूठ बोला गया, उस पे झूठ बोल बोल के उनकी सो कॉल्ड एक बबल बनाया गया कि जी बहुत ज्यादा मकबूलियत हो गई। ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के थे उसमें उनको जितवा के अब इल्जामात लगने शुरू हो गए हैं ना। सरदार अयाज सादक साहब ने भी कहा है कि हमें अब शक है कि उन ज़िमनी इंतखाबात में भी उनको मदद की गई। फिर हवा भरी गई, फिर उसके बाद उनको जो 7 जो उन्होंने 8 जीते अपने ज़िमनी इलेक्शन, उनमें भी हवा भरी गई। और उसमें अब हमें नजर आ रहा है कि पीछे उनको जो फैज हासिल रहा है या उनको जो खुफिया हाथ थे उनकी मदद के इल्जामात लगते हैं, शायद वो भी हो। जो एक हालात बता रहे हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे, जाहिर है इस वक्त जो उनकी पार्टी है वो एक उनके हेड के बगैर काम कर रही है। जब आएंगे अपना वो पूरा रोल अदा करेंगे तो ये जो मकबूलियत का गुब्बारा है इसको ये बस्ट हो जाएगा। और अभी होता नजर आ रहा है। अभी देखें उनका अपना वजीर आला शहबाज जो परवेज इलाही साहब है, उन्होंने मान लिया कि वो कह रहा है अभी मैं नहीं तोड़ सकता, मुझे टाइम चाहिए। इन हालात में नवाज शरीफ ने पार्टी को हुक्म दे दिया है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। अगर असम्बलियां टूटती हैं पंजाब की तो वो इलेक्शन में जाने को तैयार है। और नवाज शरीफ टूटने के साथ ही जैसे ही इलेक्शन शुरू होगा नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। टाइमिंग पे उस पर गौर हो रहा है कि जैसे ही इलेक्शन के मामला नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान आएंगे, पार्टी की लीडरशिप जो पूरी कंपेन है वो करेंगे। देखिए नून लीग को इस वक्त बहुत बड़ा एज हासिल है, उसकी कंपेन करने के लिए जो बड़े जो मोहरे हैं उसमें सबसे बड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो करेंगे। मरियम नवाज जो क्राउड पुलर ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को साबित किया है वो मैदान में होंगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो एक
वजीर आजम भी है, एक ट्रेड मार्क है मुस्लिम लीग नून का तरक्याती कामों के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। एक तरफ वो मैदान में होंगे, हमजा शहबाज साहब वो मैदान में होंगे, बड़े बड़े नाम है, ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफीक है, हसन इकबाल है, अब नाम तो लेना, खुरम दस्तगीर खान है। इनके पास तो इतनी बड़ी लाइन है जो कि लड़ने के लिए पार्टी के हलकों में जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ क्या है, इमरान खान को अगर जैसे कि कन्वर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं, अगर आज कानून के मुताबिक फैसला हो, वो तो इलेक्शन लड़ने के भी अहल नहीं है। तो नून लीग की तैयारी मुकम्मल है, डिविजनल जो कन्वेंशन है उनसे अब सिलसिला शुरू हो गया, और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब खुद भी बजरिया जो वीडियो है वो खिताब करेंगे, मरियम नवाज साहिबा वो भी पाकिस्तान में आएंगी। तो आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने में जब हम दोबारा शो कर रहे होंगे ना, आपसे बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन ऑलमोस्ट बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाएगी। सियासत जो है, हमारे उस्ताद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने चंद दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि जो मकबूलियत होती है वो एक दोशीज़ा की तरह होती है, उसे संभाल के रखना पड़ता है। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था और मेरा ख्याल है वो संभाल नहीं पाए, और जो आहिस्ता आहिस्ता वो ये रोज बोलने के चक्कर में उन्होंने अपनी कदर वैसे ही खो दी। जी जावेद, ये कंवर साहब, आपको लगता है कि आने वाले जब भी इंतखाबात होंगे उसमें लोग ये बात ज़रूर सोचेंगे कि आप लोगों को जब मुंतखब करके और इतनी एफर्ट करके असम्बलियों में भेजते हैं और उसके बाद वो इस्तीफ़े दे के चले जाते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद फिर पार्लियामान के अंदर नहीं आते, ये भी तो एक सोच पैदा करनी होगी कि एक संजीदगी अगर पार्लियामान में जाना है तो वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि ऑपोजिशन में रहते हुए भी आप अपनी सियासत कर सकते हैं और अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। कंवर साहब, ये दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन इमरान खान साहब ने वाकया हमारी कौमी असम्बली और पार्लियामेंट की तौकीर नहीं की, उनकी इज्जत जो है उनके बाकायदा बाइकाट करना या उनके साथ लाताल्लुकी का ज़ाहिर करना, ये जमहूरियत से लाताल्लुकी है। इसी तरह से नजर ये आ रहा है कि अगर इन्होंने, पहली बात तो यह है कि मेरा अपना सोच है, हमारी तज़िया ही है कि ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं होंगी। अगर ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करेंगे आइन के आर्टिकल 184 के तहत, जिसमें कहेंगे ये मध्यांती के तहत असम्बली जो है ये तहरीर की गई है, जबकि मुल्क के अंदर 726 अरब रुपया भी दे दिया गया है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर है, और सूबाई असम्बली का इलाज भी 7 महीने से मुसलसल जारी है। तो इन हालात में असम्बली तहरीर करना जो है ये बददियानती के ज़िम्मे में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान असम्बली को बात कर दे, ये तो नजर आ रहा है हमें। इस लिहाज से क्या बददियानती हो गई जब मुल्क सुबह में कोई महाजराई नहीं, वफाक के साथ सूबे के साथ कोई महाजराई नहीं, बड़े सब मामला अमन ईमान के साथ चल रहे हैं, तमाम सियासी सरगर्मियाँ भी चल रही हैं। तो इसके कौन सी वजूहात पेश करेंगे? स्पीकर साहब को तलब करेगा, चीफ मिनिस्टर को तलब करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बताइए कौन से हालात खराब थे कि आपने, ठीक है आपके पास इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल 112 के तहत, लेकिन कोई मजाक तो नहीं है कि जब आपका दिल टूट जाए तो आप असम्बली तोड़ दें। तो ये एक बहुत बड़ा एक आईनी कानूनी बुरहान पैदा हो जाएगा अगर उन्हें असम्बली डिज़ॉल्व की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असम्बली डिज़ॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वक्त भी ख़त्म हो रहा है। जाते जाते आगा साहब, आज पाकिस्तान के जो चमन बॉर्डर है उस पर भी एक वाक़या हुआ है, अफ़गानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और 6 शहरी शहीद हो गए हैं, दर्जनों जो हैं वो 17 तकरीबन अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। बहुत से चैलेंजेस का हमें सामना है। हम तो यहाँ पे हमारी अपोजिशन सियासत ये सब लोग खेल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर भी और अफ़गानिस्तान के साथ भी मामला बड़े गंभीर हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें बेसिकली जावेद साहब पॉलिटिशियंस कुछ कर नहीं सकते हैं। यानी कि वो आप एक देखिए ना कि 2 फरवरी, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन मुस्तकिल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए 2 नवंबर को जब मास्को फॉर्मेशन हुआ है तब भी तमाम जितने भी नेबर्स हैं, नॉट पाकिस्तान ओनली, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तब भी उन्होंने यही एक पॉइंट उठाया था कि अफगानिस्तान के अंदर से फिर वही टेररिज्म हो रही है जो अपना तालिबान के पहले टेन्योर में होती थी। आप देखें ना, पूरा नवंबर आप देखें कि कौन से वाकयात नहीं हुए हैं। यानी कि हमारे यानी वो बच गए हैं, आप कह सकते हैं कि हाई कमीशन बन गए, वो बड़ी किस्मत उनकी बच गई है। तो ये चीज़ों को अब हम कर कुछ नहीं सकते। अफगानिस्तान से ये चीज़
कॉन्टिन्यूसली 40 साल लेकिन से अब हमें फेस दबाव बढ़ रहा है अफगानिस्तान पे, दबाव अमेरिका ने बढ़ भी रहा कह है। दिया है और तो फिर मैं एक बात बता जाहिर है दूं- पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाता रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो ये तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो इस जी सरजमीन उनकी इस्तेमाल जिम्मेदारी नहीं होने जावेद दें। साहब, वक्त खत्म हो आपका गया, ये एरिया वक्त मैं यही खत्म हो गया, कहूंगा बिल्कुल सही। कि हमें चाहिए कि फिर हमने बॉर्डर बंद करें फिर से, जैसे चमन का किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब, कमर दिलशाद साहब और अजहर जावेद साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया। बहुत बहुत आप हज़रात का शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।